हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। आज हम करेंगे जो मास्टर कैडर के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं उसमें हम कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम बीएससी बुक। एंड द चैप्टर 2 इज़ रिलेटेड टू द कंजर्वेशन लॉज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, बट जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें पता होनी चाहिए। आप कह सकते हो कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्पेस एंड टाइम की वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ताकि अगर उसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपको पता चल सके कि उसमें क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है दैट इज सिमेट्री प्रिंसिपल्स आर मोर बेसिक टू फिजिक्स दैन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है मास्टर कैडर में, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वो सबको पता होते हैं, जो 3 लॉज होते हैं न्यूटन्स के, वो आप किसी +2 की बुक में से भी कर सकते हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम ये टॉपिक अभी नहीं करेंगे। हम करेंगे कि जो सिमेट्री प्रिंसिपल्स होते हैं कि उसके रिलेटेड हम टॉपिक कर रहे हैं। आप एक बार सबसे पहले जानिए कि जब भी हम सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, जो भी किसी भी टाइप की सिमेट्री होती है, चाहे वो स्पेस की सिमेट्री हो चाहे वो टाइम की सिमेट्री हो, जब भी सिमेट्री होती है दैट लीड्स टू इन्वेरियंस, वो किसी इन्वेरियंस को लीड करती है। इन्वेरियंस का मतलब होता है, इन्वेरियंट मीन्स कि कोई किसी चीज़ में चेंज ना होना, ठीक है। और जो इन्वेरियंस होती है वो फर्दर लीड करती है कॉरस्पॉन्डिंग कंजर्वेशन लॉज। यही इस चैप्टर में हमने करना है कि जब भी हम सिमेट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे इन्वेरियंट प्रॉपर्टीज़ आएंगी स्पेस और टाइम की, और जब भी स्पेस और टाइम की इन्वेरियंट प्रॉपर्टीज़ आएंगी तो वहाँ पे वो फर्दर डिफाइन करेंगी कंजर्वेशन लॉज। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले है इसमें कि न्यूटन्स नोशन ऑफ स्पेस एंड टाइम, की न्यूटन के अकॉर्डिंगली जो स्पेस एंड टाइम है उसकी उसने क्या डेफिनेशन दी थी। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ये बेसिक है बट ये आपको पता होनी चाहिए टर्म्स, ठीक है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन में कोई किसी भी तरह की इन्वेरियंस, सिमेट्री या कंजर्वेशन लॉ का नेम यूज़ होता है तो आपको माइंड में आ जाए कि हमने वहाँ पे ये पढ़ रखा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली जो स्पेस है वो क्या है, स्पेस के अकॉर्डिंगली कि जो एब्सोल्यूट स्पेस है इन इट्स ऑन नेचर विदाउट रिलेशन टू एनीथिंग एक्सटर्नल रिमेन्स ऑलवेज सिमिलर एंड इमूवेबल, ठीक है। तो जो भी एब्सोल्यूट स्पेस होती है इन इट्स ऑन नेचर, अपने आप में ये हमेशा क्या रहती है, विदाउट रिलेशन टू, किसी भी बाहर का उसका एक्सटर्नल कोई भी रिलेशन नहीं है, तो अपने आप में हमेशा क्या रहती है, वो सेम रहती है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द स्पेस वेयर नो एक्सटर्नल फोर्सेस और फील्ड्स आर एक्टिंग एंड इज़ इन्वेरियंट विद टाइम इज़ कॉल्ड फ्री स्पेस, ठीक है। तो फ्री स्पेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फ्री स्पेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई स्पेस जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का फील्ड नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट शुड रिमेन इन्वेरियंट विद टाइम, देन दैट स्पेस इज़ कॉल्ड फ्री स्पेस, ठीक है। सिमिलरली हम टाइम को भी डिफाइन करेंगे। टाइम को उसने कैसे डिफाइन किया है, हम बिल्कुल इजी डेफिनेशन करते हैं। टाइम फ्लोज यूनिफॉर्मली विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल। ये तो हमें पता ही है कि टाइम है वो अपना कि क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है, उस पर किसी भी एक्सटर्नल चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये सिंपल 2 डेफिनेशंस थी ना। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, कि अब हमने स्पेस को डिफाइन कर दिया कि स्पेस क्या होती है। अब जो स्पेस होती है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले है कि स्पेस इज़ 3 डायमेंशनल। हमें पता है कि जब भी हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करनी होती है स्पेस में तो हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, 3 डायमेंशन, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, लाइक इन दिस, कि ये इस डायग्राम में देखिए आप कि यहाँ पे ये जो पी पार्टिकल है उसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। जो डायमेंशनैलिटी होती है स्पेस की दैट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि अगर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है स्पेस में तो जितने उसको कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे स्पेसिफाई करने के लिए उतने डायमेंशन की क्या होगी, स्पेस होगी, उसके अकॉर्डिंगली उसकी क्या होगी, डायमेंशनैलिटी। अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो हमें पता है हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं किसी भी पार्टिकल को स्पेस में डिफाइन करने के लिए, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं दैट स्पेस इज़ 3 डायमेंशनल, ठीक है। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी।
नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, स्पेस इज़ एक्विलिडियन। स्पेस इज़ एक्विलिडियन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आएंगी? सबसे पहला है कि ये जो है कि अगर हम एक्विलिड को डिफ़ाइन करें तो ये जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है ये हमेशा क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। बट इसकी कंडीशन ये है कि दे आर स्टडीड ऑन द फ्लैट सरफेस, की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए वैलिड होंगी। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट यही है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये हमें पता होता है कि किसी भी दो पॉइंट्स में शॉर्टेस्ट पार्ट अगर हमें डिफाइन करना हो तो वो कौन सा होता है? दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180. Okay, the Pythagoras theorem must always hold for right angle triangle, and the last one is the ratio of circumference to the diameter of the circle is always equal to पाई। ठीक है, तो हमें सर्कमफ्रेंस पता होता है सर्कल का कितना होता है, दैट इज़ 2πr, और डायामीटर कितना होता है, दैट इज़ 2r। सो 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, दैट इज़ इक्वल टू पाई अ कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14। सो ये जो पॉइंट्स हैं वो जितने भी आते हैं वो किस में आते हैं? दैट इज़ स्पेस इज़ इक्विलिडियन। दैट मीन्स कि जो ज्योमेट्री है वो होल्ड करती है सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के लिए, वो कर्व सरफेस के लिए होल्ड नहीं करती। ओके, थर्ड है फ्री स्पेस इज़ होमोजीनियस। सो होमोजीनियस का मतलब होता है कि the free space has the same properties along a straight line. It is called the property of homogeneity of a free space. हमने फ्री स्पेस को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो फ्री स्पेस इज़ होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है लाइक एवरीवेयर। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि जो फ्री सरफेस है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, फिर से वही फ्लैट सरफेस आ गया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो हमेशा क्या होंगी? सेम होंगी। सो इसका मतलब होगा फ्री स्पेस इज़ होमोजीनियस। एक्चुअली ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम ये बताएंगे कि जब भी इन्वेरियंस आएगी स्पेस और टाइम में तो किसी सिमेट्री आएगी तो वो इन्वेरियंस को लीड करेगा, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होंगे कि होमोजीनियस है, क्या है, इक्विलिडियन है। तो वहाँ पे जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर हम स्पेस को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसकी लॉन्ग द स्ट्रेट लाइन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेंगी। इसका इन्होंने क्या दिया हुआ है? प्रूफ दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी निकाल के, ये डायग्राम, बट ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ समझना है कि होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फ्री स्पेस इज़ आइसोट्रॉपिक। अब जब होमोजेनिटी आती है तो वो आती है एक सिंगल लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए, और आइसोट्रॉपिक जब बिहेवियर आता है तो वो आता है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्री स्पेसिस इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सभी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्पेस की, फ्री स्पेस की, वो क्या होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वन डायरेक्शन इन फ्री स्पेस कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर। वही बात है, जैसे हम सपोज कर लीजिए 3 डायमेंशन में एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाते हैं तो हम अपनी मर्जी करते हैं कि कई बार हम एक्स एक्सिस यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, या फिर कई बार क्या होता है एक्स एक्सिस ये वाली कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मोस्टली इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? जेड एक्सिस। तो ये डिफाइन नहीं करता क्योंकि ये एक्सिस क्या है? हर एक डायरेक्शन में सेम है। आप इसको एक्स भी कर सकते हो, जिसको आपने एक्स किया है उसको आप अपने अकॉर्डिंगली वाई एक्सिस भी कंसीडर कर सकते हो, जिसको जेड की है उसको भी आप वाई एक्सिस कंसीडर कर सकते हो। तो इसीलिए हम ये अपनी मर्जी से कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द प्रॉपर्टी दैट फ्री स्पेस इज़ आइसोट्रॉपिक, कि जितनी जो भी फ्री स्पेस है वो हर एक डायरेक्शंस में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। इसका भी प्रूफ है, बट देयर इज़ नो नीड टू डू द प्रूफ। ओके, क्योंकि ये हमें एग्ज़ाम में नहीं आएगा। लास्ट है फ्री स्पेस हैज़ सम सेम प्रॉपर्टीज़ ऑन रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हमें पता है कि क्या होता है, कि अगर हम कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम किस में चेंज कर दें? नेगेटिव में चेंज कर दें। तो अगर हमारे पास वो सेम आंसर आता है तो अगर हम पॉजिटिव में ले लें, चाहे वो क्या ले लें, हम नेगेटिव में ले लें, तो उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लाइक दिस, ये देखिए जो डेफिनेशन लिखी है,
It can be expressed by saying that the equation of motion of the particle is invariant under reflection, that is the free space has the same property on the reflection। क्योंकि यहाँ पे देखिए डी स्केयर आ रहा है, तो अगर हम स्केयर की टर्म्स में उसको करते हैं तो आर को अगर माइनस आर में हम चेंज कर देते हैं तो स्केयर है, तो फिर से वो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पेस। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की हैं, तो स्पेस है, फर्स्ट है 3 डायमेंशन है, स्पेस क्या है, एक्विलिडियन है। थर्ड हमने की थी स्पेस क्या है, होमोजेनिक है। ठीक है, फोर्थ हमने की थी कि जो स्पेस है आइसोट्रॉपिक है, ये 1 डायमेंशन में होगी स्ट्रेट लाइन में, और ये ऑल डायरेक्शंस में होंगी। एंड द लास्ट वन इज़ कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं फ्री स्पेस की वो रिफ्लेक्शन में भी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। कि अगर हम कोऑर्डिनेट्स को प्लस में को माइनस में चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें, तो हमारी जो इक्वेशन है उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो सिमिलरली अब हम करेंगे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ टाइम। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ टाइम में फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज़ टाइम इज़ 1 डायमेंशनल। अगेन जैसे हमने कहा है कि जब हम फ्री स्पेस को वेरीफाई करते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड वेरिएबल्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। एंड द टाइम इज़ स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल वेरिएबल। सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, सो दैट्स वाई टाइम इज़ 1 डायमेंशनल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, टाइम इज़ आइसोट्रॉपिक। अगेन आइसोट्रॉपिक का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो ये चीज़ आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे आइसोट्रॉपिक का मतलब होगा कि अगर हम टी को माइनस टी में चेंज कर दें, वही रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो उसमें जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है दैट इज़ ट्रू ओनली नॉट ओनली फॉर फॉरवर्ड फ्लो ऑफ टाइम, बट वो बैकवर्ड टाइम के लिए भी क्या होगी, बैकवर्ड का मतलब हो गया माइनस टी के लिए भी क्या होगी, वो फुलफिल्ड होगी। ठीक है, सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि टाइम इज़ आइसोट्रॉपिक। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेस आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है हर एक डायरेक्शन में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो जो रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी है वो टाइम में हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। ठीक है, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम। तो वही है, होमोजेनिटी का मतलब होता है कि सेम हो सारे हर एक तरफ से। ठीक है, सो इट इम्प्लाइज दैट एनी इवेंट अकरिंग अंडर द सेम कंडीशंस बट एट डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ टाइम प्रोसीड्स एग्जैक्टली इन द सेम वे। सो कहने का मतलब है कि सपोज कर लीजिए आज हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जैसे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, किसी फर्स्ट फ्लोर से हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब वही हम एक्सपेरिमेंट अंडर द सेम कंडीशंस 1 मंथ बाद क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर आएगा, जो भी हम फाइंड कर रहे हैं, लाइक हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि उसको अर्थ में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, वो टाइम क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि वो कंडीशंस वहाँ पे जिस भी कंडीशंस में हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जगह सेम होनी चाहिए। बट मोमेंट्स का मतलब टाइम अलग अलग हो सकता है, लाइक एक हमने मॉर्निंग में कर लिया, एक इवनिंग में कर लिया, या कुछ टाइम मंथ्स बाद किया, तो वो टाइम क्या होना चाहिए, हमारे पास अलग अलग होना चाहिए। बाकी सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेम। तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। दैट इज़ कॉल्ड होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है। ये भी आपको पता होगी बट फिर भी हम ये टॉपिक करेंगे बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम कंजर्वेशन लॉज ही यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सो अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। किसी भी फोर्स को हम कंजर्वेटिव तब कहेंगे जब इसका जो वर्क डन होगा, जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो कोई ना कोई वर्क डन अगर हो रहा है in moving the body between any two points is independent of the path followed। ठीक है, जिस फोर्स का वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। कि अगर हम सपोज कर लीजिए ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, सो वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि हम स्टेयर से जा रहे हैं, जहाँ हम लिफ्ट से जा रहे हैं, तो वो जो फोर्स होगा उसका जो वर्क डन होगा, अगर वो पाथ इंडिपेंडेंट है देन दैट फोर्स इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो इसकी भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, बट अगेन
हमें कोई नीड नहीं है इसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए। कुछ टर्म्स आएंगी आगे जिसकी हम वैल्यूज़ हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि सपोज कर लीजिए कोई पार्टिकल ए पोजीशन पे था जिसका पोजीशन वेक्टर आर ए था, तो उसको हम लेके जा रहे हैं बी पोजीशन पे जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है आर बी। ठीक है, तो ए से बी जाने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड विद डब्ल्यू ए बी फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो जब हम ये वर्क डन फाइंड करते हैं तो उसमें क्या आता है कि ये देखिए जो वर्क डन होता है, इन्होंने भी डायरेक्ट ही दिया है, प्रूव नहीं किया कि वर्क डन में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। मास आ रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशंस आ रही हैं कि पार्टिकल पहले कौन सी पोजीशन पे था और फाइनली किस पोजीशन पे है। सिर्फ उनकी पोजीशंस आ रही हैं, यहाँ पे पाथ का कोई भी चीज़ नहीं आ रही, इंक्लूड नहीं हो रहा। सो दैट मीन्स कि ये जो वर्क डन है वो क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। सो इसका मतलब कि जिस फोर्स की वजह से ए से बी तक मूवमेंट हो रही है, दैट फोर्स इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, ये देखिए। सो डब्ल्यू ए बी, अगर हम यहाँ पे पाथ चूज़ किए हुए हैं अलोंग द पाथ ए वन एंड अलोंग द पाथ टू, अगर हम अलग अलग लेंगे तो वो पाथ क्या है, वो वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। दिस इज़ द डायग्राम। सो एक पाथ हमने चूज़ कर लिया कि ए से बी जा रहा है और दूसरा पाथ है बी से ए जा रहा है। ठीक है, तो जब हम पार्टिकल अपनी पोजीशन पे क्या जाएगा, वापस जाएगा, तो वो क्लोज्ड पाथ के लिए, वो क्लोज्ड पाथ हो गया, ए से बी गया, बी से फिर वापस कहाँ पे गया, ए गया, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया। सो उसके लिए जो वर्क डन होता है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अभी हमने डिफाइन किया है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है। अगर हम स्मॉल वर्क डन से टोटल वर्क डन फाइंड करें तो इंटीग्रेशन हो जाएगी किसकी, एफ डॉट डी आर। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन में सर्कल डाला हुआ है, तो हमें पता है जब इंटीग्रल पे सर्कल आ जाता है तो वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, सो वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अंडर ए क्लोज्ड पाथ, इन अ क्लोज्ड पाथ द वर्क डन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, अब इसको और हमने डिफाइन किया है। सो वर्क फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। अब यहाँ पे और डेफिनेशन हमने बना दी कंजर्वेटिव फोर्स की। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल अलोंग क्लोज्ड पाथ इज ज़ीरो। सबसे पहले हमने वर्क डन निकाला, अब उसकी कंडीशन निकाल दी कि अगर वो क्लोज्ड पाथ में मूव कर रहा है तो उसका वर्क डन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला बनाते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करो कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो अब यहाँ पे हमने लगाई है, यहाँ पे इसको क्या कर दिया, जो एफ डॉट डी आर था, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके जो लाइन इंटीग्रल था उसको हमने सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो एफ डॉट डी आर किस में चेंज हो जाएगा, इट्स डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस। ठीक है, डेल ऑपरेटर हमें पता है क्या होता है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल ओवर कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल ओवर कर्ल जेड के कैप, ये होता है हमारे पास डेल ऑपरेटर। ठीक है, सो अब इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। अगर लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो है तो राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल हो गई, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि ये जो वैल्यू है तब ज़ीरो होगी व्हेन द फंक्शन जो हमारे पास वैल्यू है डेल क्रॉस एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो दैट मीन्स अगर आपको यहाँ पे कोई भी फोर्स दिया हो तो उसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है डेल के साथ। अगर वो वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो आप बोल दोगे कि जो भी फोर्स दिया है दैट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, अब इसमें और क्या है, सो अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ़ इट्स कर्ल इज़ ज़ीरो। ये हमारे पास होगी डेफिनेशन। ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो बुक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसमें भी यही चीज़ आती है सबसे पहले स्टार्टिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं दैट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। तो जो हमारे पास स्केलर फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, दैट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, सो अगर एफ हमारे पास कंजर्वेटिव है एंड यू इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है, देन एफ कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डेल यू। ठीक है, इट इज़, इसको कैसे बोलते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पे फ़र्क है,
अगर हम इसको डेल डॉट यू लिखेंगे, ठीक है, तो ये कुछ और सेंस होगी इसकी। और ये जब इसमें यहाँ पे हम डॉट हटा देते हैं तो ये बन जाता है ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर फंक्शन का होता है, वो कभी भी वेक्टर फंक्शन का नहीं होता। ठीक है, ये देखिए इन्होंने निकाला हुआ है, ये हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि कौन सा, जब हम स्पेस का और टाइम की जो हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं, जब वो इन्वेरिएंट होंगी तो कौन सा कंजर्वेशन लॉ फॉलो होगा। सो ये आगे हमारे कंजर्वेशन लॉ। सबसे पहले कंजर्वेशन लॉ के बारे में पॉइंट्स हैं कुछ हमारे पास, दैट आर कि फर्स्ट है दीज लॉज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डिटेल्स ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर फोर्स, ठीक है। एंड सेकंड है कंजर्वेशन लॉज लीड्स टू इनवेरियंस, ये हम पहले कर चुके हैं। अब हम फर्स्ट कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या होता है, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ कैन बी रिटन एज द time rate of change of linear momentum, that is written with p and its formula is mass into velocity। तो कंजर्वेशन में क्या है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एंड वी नो कि अगर डेरिवेटिव में किसी भी टर्म का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम। सो दैट मीन्स वो जो क्वांटिटी है, वो जो टर्म होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो अगर इसको हम ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे मोमेंटम ऑपरेटर, देन इट कैन बी रिटन एज माइनस आयटा एच क्रॉस डिवाइडेड बाय कर्ल बाय कर्ल एक्स। अब जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, दिस लॉ लीड्स टू द होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। तो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस अब हम कर चुके हैं, तो उसमें क्या किया था, दैट इज स्पेस इज अलाइक एवरीवेयर, कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करते हैं तो उसकी जो स्पेस में प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का मतलब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत डायरेक्ट लिखा हुआ था, ठीक है। सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम करेंगे टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू डी एल ओवर डी टी, वेयर एल रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसमें सेम होता है, जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होती है वो लीनियर मोशन में डिफाइन करते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो हम डिफाइन करते हैं रोटेशनल मोशन में, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क अगर ज़ीरो होगी देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अगेन अगर डेरिवेटिव किसी क्वांटिटी का ज़ीरो है, दैट मीन्स दैट इज़ कांस्टेंट इन नेचर। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लीड्स टू आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। आइसोट्रॉपी में हमने किया था कि जो स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हर एक डायरेक्शन में क्या होंगी, सेम होंगी, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशनल इनवेरियंस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लीड्स टू होमोजेनिटी ऑफ टाइम। और ई को अगर हम ऑपरेटर में फॉर्म में लिखें क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली, देन इट विल बी आयोटा एच क्रॉस कर्ली बाय कर्ल टी। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेकेंड चैप्टर। जो हमने सेकेंड चैप्टर अभी स्टार्ट किया था उसके बारे में है, ये सारा का सारा सेकेंड चैप्टर हो चुका है। इसमें आपको और कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।